Hello everyone, myself Dr. Nirvay Singh, MBBS from Government Medical College, Kota, Rajasthan. So today we will talk about the topic cholera. Cholera जो कि हमारा एग्ज़ाम के लिए नीट पीजी एग्जामिनेशन के लिए और आईएनआई सेट के लिए एग्ज़ाम के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन आता है. सो टॉपिक कोलेरा के बारे में आज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंड में इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. तो पॉजिटिव एजेंट जो कोलेरा का है वो है हमारा विब्रियो कोलेरी. अब विब्रियोस क्या है? विब्रियोस का मीनिंग है, विब्रियो मीन्स कोमा शेप. अब ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ये है हमारा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. ठीक है ना. अब इसका जब हम माइक्रोस्कोपी देखेंगे, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो दे विल अपीयर एज कर्व्ड और कोमा शेप्ड इन अपीयरेंस. तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि पानी में फिश जो है वो स्विम कर रही है. तो फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस भी कहते हैं हम इसको, कर्व्ड और कॉमा शेप्ड अपीयरेंस और फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस. जैसे कि इसमें दिख रहा है कि विब्रियो कोलेरा जो कि हमारा, अगर इसकी जब हमने ग्राम स्टेनिंग करी तो ये हमारा कैसा अपीयर हो रहा है? ग्राम स्टेनिंग के बाद ये विब्रियो कोलेरी हमारा अपीयर हो रहा है कर्व्ड और कॉमा शेप्ड नेगेटिव रॉड्स, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस. अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फिश इन स्ट्रीम हो, वाटर में फिश हो, तो ये ऐसा अपीयरेंस हमें शो होता है. तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ विब्रियोस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आता है बेस्ड ऑन सॉल्ट रिक्वायरमेंट. बेस्ड ऑन सॉल्ट रिक्वायरमेंट मतलब सॉल्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, पहला उसमें है पहला टाइप नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस. नॉन हेलोफिलिक मतलब कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट, ये सॉल्ट के बिना ग्रो कर सकते हैं. पर हाँ, ये 1% सॉल्ट इज ऑप्टिमम. 1% सॉल्ट तो चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ के लिए. कैन नॉट ग्रो एट हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन, पर हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन में ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी, ये जो कोलेरा कॉज करता है विब्रियो कोलेरी, ये हमारा नॉन हेलोफिलिक विब्रियो है. मतलब ये कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बिना ये जिंदा रह पाएगा. पर हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन अप टू 6% तक ये सर्वाइव करेगा, उसके बाद ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो एट हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन. और हेलोफिलिक विब्रियोस दूसरा टाइप है हमारा हेलोफिलिक विब्रियोस. हेलोफिलिक मीन्स दे विल रिक्वायर सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ, कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्ट, कैन टॉलरेट एंड ग्रो एट हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन 7 to 10%. हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन पे ये सर्वाइव करेंगे एंड कैन नॉट ग्रो. अगर सॉल्ट नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे. अब इसमें हमारे 3 एग्जाम्पल है, विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस, विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस और विब्रियो वल्निफिकस. पैराहीमोलाइटिकस, एल्जिनोलाइटिकस एंड वल्निफिकस ये हमारे हेलोफिलिक विब्रियोज हैं. और जो विब्रियो कोलेरी है ये हमारा नॉन हेलोफिलिक विब्रियो. दूसरा क्लासिफिकेशन जो करा था वो करा था गार्डनर एंड वेंकटरमन क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन जो हमारा है ये सेरो ग्रुपिंग, बायोटाइपिंग, सेरोटाइपिंग एंड फेस टाइपिंग में इन्होंने इसको डिवाइड करा था. सच टाइपिंग स्कीम्स आर ऑफ ग्रेट एपिडेमियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. Such typing schemes are of great epidemiological importance in tracking the outbreaks by finding out the relatedness between the isolates in different clinical specimens. अब ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करा, ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये इम्पोर्टेंस है, एपिडेमियोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है ट्रैकिंग द आउटब्रेक्स. क्योंकि कॉलेरा के हमारे बहुत से आउटब्रेक देखे गए हैं, फर्स्ट पैंडमिक, सेकंड पैंडमिक, इसी टाइप से 7th पैंडमिक अभी तक कॉलेरा के हो चुके हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा ये उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रैकिंग द आउटब्रेक्स, कैसे कि बाई फाइंडिंग आउट द रिलेटेडनेस बिटवीन द आइसोलेट्स. अब कहीं पे पेंडेमिक हुआ एक जगह पे, फिर कहीं दूसरी जगह हुआ, उसमें जो हमारी स्पीसीज आइसोलेट करी गई कॉलेरा की, उनमें रिलेटेडनेस देखने के लिए, पता करने के लिए ये क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है. सो इसमें क्या करा गया है, विब्रियो कोलेरी को डिवाइड करा गया ग्रुप्स में. अब विब्रियो कोलेरी, जो विब्रियो हमारा बैक्टीरिया है, विब्रियो जो जीनस है उसको डिवाइड करा गया है सबसे पहले 2 ग्रुप में, विब्रियो कोलेरी एंड अदर विब्रियो स्पीसीज.
अब गार्डनर एंड वेंकट रमन क्लासिफिकेशन में इसको विब्रियो कॉलोनी को डिवाइड करा गया सीरो ग्रुप्स में, मेनली 3 सीरो ग्रुप्स में डिवाइड करा गया, O1, O139 एंड नॉन O1, O139। मतलब एक तो O1, अब इसमें क्या होता है, जो ये O1 है, सीरो ग्रुप हमारा O1 है, इसका नाम इसलिए O1 रखा गया क्योंकि इसको हम जो है हमारा एंटी सीरम है O1, उससे ये क्लॉट हो जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, एग्लूटिनेट। तो अगर ये एग्लूटिनेशन शो करेगा विद एंटी सीरम O1, तो इसका हमने नाम रखा गया है सीरो ग्रुप O1। ऐसे ही O139 को एग्लूटिनेशन शो करा है इसने एंटी सीरम O139 से, तो इसका नाम रख दिया सीरो ग्रुप O139। उस टाइम में जो हमारे किसी भी एंटी सीरम से क्लॉट नहीं हो रहे थे, किसी भी एंटी सीरम से एग्लूटिनेट नहीं हो रहे थे, उस समय जो अवेलेबल एंटी सीरम थे वो 138 तक 139 तक ही थे। तो वो हमारे उससे एग्लूटिनेट जो नहीं हो रहे थे उनको रखा गया नॉन O1 और O139 सेरो ग्रुप में। अब बायोटाइप्स में क्या करा गया, जो O1 हमारा सेरो ग्रुप है उसको दो बायोटाइप्स में डिवाइड करा गया, एक तो क्लासिकल और EL टॉर। एक क्लासिकल बायोटाइप है और एक EL टॉर है। अब जैसा कि देखा कि काफ़ी पेंडेमिक हो चुके हैं कोलेरा के, फर्स्ट पेंडेमिक, सेकेंड पेंडेमिक, ऐसे ही 7th पेंडेमिक्स अभी तक हो चुके हैं। तो फर्स्ट से लेके 6 पेंडेमिक्स जो भी हमारे हुए हैं वो सारे के सारे क्लासिकल बायोटाइप्स की वजह से हुए हैं। और जो 7th पेंडेमिक था हमारा, 7th पेंडेमिक जो था वो हमारा हुआ है EL टॉर बायोटाइप वजह से। और जो भी अभी जो अगर अब कोई पेंडेमिक होता है या हुआ है 7th पेंडेमिक के बाद, तो करेंटली जो भी पेंडेमिक चलेंगे वो हमारे सब EL टॉर की वजह से होते हैं। अब इसी को O1 सेरो ग्रुप को और सीरो टाइप्स में डिवाइड करा गया। 3 सीरो टाइप्स वी हैव, ओगावा, इनावा एंड हिकोजिमा। ओगावा, इनावा और हिकोजिमा, इन 3 सीरो टाइप्स में इसको डिवाइड करा गया। मतलब विब्रियो जीनस जो है हमारा उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करा गया ग्रुप्स में, विब्रियो कॉलरी एंड अदर विब्रियो स्पीसीज। अब विब्रियो कॉलरी को 3 सेरो ग्रुप्स में बांटा गया, O1, O139 एंड नॉन O1, O139। जो एंटीसीरम O1 से एग्लूटिनेट हुआ है उनको बोला O1 सेरो ग्रुप में रखा गया, जो O139 से हुए उनको O139 में रखा गया, और जो O1 नहीं थे या O139 नहीं थे उनको अलग कर रखा गया, जो कि O2 से O200 तक है। अब बायोटाइप्स, इसी को O1 को हमारे जो सेरो ग्रुप था उसको बांटा गया, 2 बायोटाइप्स में डिवाइड करा गया, क्लासिकल एंड EL टॉर। देन इसको O1 सेरो ग्रुप को 3 सेरोटाइप्स में डिवाइड करा गया, ओगावा, इनावा एंड हिकोजिमा। अब फिर से इस सीरोटाइप्स में सेम वही कंडीशन है कि जो हमारे एंटी सीरम ओगावा से एग्लूटिनेट हो जा रहे थे उसको बोला ओगावा, जो इनावा से एग्लूटिनेट हो जा रहे थे उसको बोला सीरोटाइप इनावा में रखा गया, और हिकोजिमा जो कि इनावा और ओगावा दोनों से एग्लूटिनेशन शो कर रहे थे उनको हमने रखा हिकोजिमा सेरोटाइप्स। अब ये देखिए इस है विब्रियो कॉलरी की इमेज, जैसे कि बताया था कि ये फिश इन स्टीम अपीयरेंस शो करता है ऑन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो इसमें हमें फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस इसकी शो होती है। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कॉलरा के बारे में। पैथोजेनेसिस ऑफ कॉलरा इज टॉक्सिन मीडिएटेड। टॉक्सिन का ही मेन रोल होता है इसमें, टॉक्सिन मीडिएटेड पैथोजेनेसिस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर ये डिजीज कॉज करता है। अब इन्फेक्टिव डोज, एक्सट्रीमली एसिड लेवल, हाई इन्फेक्टिव डोज ऑफ 10⁸ बेसिलाई इज रिक्वायर्ड टू बाईपास द गैस्ट्रिक बैरियर। जो हमारा विब्रियो कॉलरी है वो बहुत ही ज़्यादा एसिड लेवल है, मतलब एसिडिटी में या कम पीएच में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी बहुत हाई इन्फेक्टिव डोज 10⁸ बेसिलाई इज रिक्वायर्ड टू बाईपास द गैस्ट्रिक बैरियर। जो हमारे स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको बाईपास करने के लिए 10⁸ बेसिलाई इतनी डोज होनी चाहिए मिनिमम, तभी उस गैस्ट्रिक बैरियर को पास कर पाते हैं। कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ सर्वाइव कर पाते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं।
मैक्सिमम मर जाते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं जो डिजीज कॉज कर पाते हैं। तो इतनी इन्फेक्टिव डोज होगी मिनिमम, तो फिर ये हमारा डिजीज कॉज कर देगा। फैक्टर्स प्रमोटिंग ट्रांसमिशन, क्या क्या फैक्टर्स जो कि ट्रांसमिशन को प्रमोट करते हैं? ऑल दोज कंडीशंस वेयर गैस्ट्रिक एसिड इज रिड्यूस सच एज हाइपोक्लोरहाइड्रिया एंड यूज ऑफ एंटासिड्स। सारी कंडीशंस जिसमें हमारा गैस्ट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाए, अगर हम एंटासिड ले रहे हैं तो हमारा गैस्ट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। और एक कंडीशन होती है हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड है वो कम प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इन दो कंडीशंस में, हाइपोक्लोरहाइड्रिया एंड यूज ऑफ एंटासिड्स में, हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी और ये हमारा कोलेरा को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। फिर पैथोजेनेसिस में इसकी आती है प्रोसेसिंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस। अब गैस्ट्रिक स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस से कवर होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकोसा लेयर होती है। इसमें फिर क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विब्रियोस पेनिट्रेट म्यूकस लेयर एंड रीच नियर एपिथेलियल सेल्स। ये हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट करता है और जो पास जो लेयर में एपिथेलियल सेल्स होते हैं पेनिट्रेशन के बाद उनके पास में ही आ जाता है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, कैसे पेनिट्रेट कर पाता है और क्यों, इसका कुछ रीज़न है। सो नंबर 1 इज हाई मोर्टेलिटी। इसकी जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एंड सिक्रेट म्यूसिनेज, ये क्या करता है, म्यूसिनेज एंजाइम सिक्रेट करता है, अदर प्रोटोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये म्यूकस लेयर की प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पेनिट्रेट कर पाता है। थर्ड, सिक्रेट हीमाग्लूटिनिन प्रोटीएज। हीमाग्लूटिनिन प्रोटीएज, इसको हम कोलेरा लेसिटिन भी कहते हैं, इसको ये सिक्रेट करता है एंड क्लीव्स म्यूकस एंड फाइब्रोनेक्टिन। तो म्यूकस की लेयर को क्लीव करेगा एंड फाइब्रोनेक्टिन को, और ये म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को ऐसे पेनिट्रेट करेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एडेशन एंड कोलोनाइजेशन। फिर नियर एपिथेलियल्स के पास आके ये एडेशन एंड कोलोनाइजेशन करता है टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स फैसिलिटेटेड बाय टाइप 4 फिम्ब्रे कॉल्ड टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस। अब ये एडेशन एंड कोलोनाइजेशन जो होता है विब्रियो कोलेरी का नियर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किसके द्वारा होता है, किसकी हेल्प से होता है? इट इज फैसिलिटेटेड बाय टाइप 4 फिम्ब्रे कॉल्ड कोलोरा कोरेगुलेटेड पाइलस, इसको हम कहते हैं TCP। ये टाइप 4 फिम्ब्रे होते हैं हमारे टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस, इसकी वजह से ये एडिशन एंड कोलोनाइजेशन नियर द एपिथेलियल सेल शो करता है, या ये हेल्प करते हैं TCP इनको एडिशन और कोलोनाइजेशन करने में। कोलेरा टॉक्सिन, अब जैसा कि देखा हमने पैथोजेनेसिस ऑफ कोलेरा जो है वो टॉक्सिन मीडिएटेड है, तो कोलेरा टॉक्सिन CT जो है हमारा वो एक बहुत ही पावरफुल एंटेरोटॉक्सिन है विच रिजेंबल्स हीट लेवाइल टॉक्सिन ऑफ इकोलाई। जो इकोलाई का हीट लेवाइल टॉक्सिन है ये उसको रिजेंबल करता है इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट कोलेरा टॉक्सिन इज मोर पोटेंट देन द हीट लेवाइल टॉक्सिन ऑफ इकोलाई। ये जो है कोलेरा का जो टॉक्सिन है वो हमारा इकोलाई के जो टॉक्सिन से मोर पोटेंट होता है। कोलेरा का टॉक्सिन भी हमारा हीट लेवाइल होता है, इकोलाई का टॉक्सिन भी हीट लेवाइल होता है, पर कोलेरा का टॉक्सिन इकोलाई के टॉक्सिन से ज़्यादा पोटेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन, इसका मैकेनिज्म क्या है कोलेरा टॉक्सिन के एक्शन का? इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलेरा का टॉक्सिन है वो दो फ्रेगमेंट से हमारा बना होता है। ये कोलेरा का जो टॉक्सिन है हमारा मेनली दो फ्रेगमेंट से बना होता है। एक तो होता है फ्रेगमेंट ए और फ्रेगमेंट बी। फ्रेगमेंट बी जो होता है वो हमारा जाके बाइंड करता है, यहाँ पे ये सेल की कोई सरफेस है, ये फ्रेगमेंट बी हमारा इस द बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ये हमारा इस पे जाके फ्रेगमेंट बी हमारा बाइंड करता है। Fragment B binds to GM1 ganglioside receptors present on intestinal epithelium। हमारे जो इंटेस्टाइन में एपिथेलियम है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल में, उसका एक रिसेप्टर है GM1, उस पर जाके ये फ्रेगमेंट बी है जो हमारा वो बाइंड कर जाता है, बाइंड्स टू GM1 ganglioside receptors present on the intestinal epithelium।
फॉलोइंग विच फ्रेगमेंट ए इज इंटरनलाइज। क्या होता है, जैसे ये फ्रेगमेंट भी इससे बाइंड करेगा तो जो हमारा फ्रेगमेंट ए है वो अंदर चला जाता है। फ्रेगमेंट ए सेल के अंदर चला जाता है, एपिथेलियल सेल्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाएगा। फ्रेगमेंट ए इज एक्टिव फ्रेगमेंट कॉजेज एडीपी राइबोजाइलेशन। फ्रेगमेंट ए हमारा जो है वो एक्टिव फ्रेगमेंट है, ये करता है एडीपी का राइबोजाइलेशन करवा देता है। एडीपी राइबोजाइलेशन करवा देता है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन का जो एडीपी होता है उसका राइबोजाइलेशन ये करवा देगा। एंड इस इन टर्न इससे क्या होगा, इससे हमारा इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, हमारा साइक्लिक एएमपी है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट का इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी बॉबल होती है, इंटेस्टाइन की ल्यूमन होती है, उसके अंदर हमारा साइक्लिक एएमपी का अमाउंट बढ़ने लगेगा। जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन की आउटर लेयर है, इसमें ये प्रोटीन है GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर है। GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर है। ये फ्रेगमेंट बी फ्रेगमेंट ए फ्रेगमेंट कोलेरा टॉक्सिन का जो होता है, फ्रेगमेंट बी इससे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद फ्रेगमेंट ए अंदर चला जाता है ना। फ्रेगमेंट ए अंदर जाने के बाद क्या करता है, एक जी प्रोटीन होती है उसके एडीबी का राइबोजाइलेशन कर देगा। ये एडीबी के राइबोजाइलेशन से क्या होगा, इंट्रासेलुलर सीएमपी का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, अंदर जो वोबल की ल्यूमन है उसके अंदर साइक्लिक एएमपी का अमाउंट ज़्यादा होने लगेगा। अब साइक्लिक एएमपी का अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होता है, इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी इनविट्स, ये इन्विट कर देती है एब्जॉर्प्टिव एनी ट्रांसपोर्ट को। तो इस इनहिबिशन से क्या होगा, जो हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर का जो सोडियम आयन है, जो डाइट्रिक सोडियम है, वो हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा और ये एक्टिवेट करता है सीक्रेटरी क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। मतलब जो क्लोराइड आयन है वो इंटेस्टाइनल सेल से इंटेस्टाइन की ल्यूमन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो NaCl है वो हमारा इंटेस्टाइन की ल्यूमन में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा और इंटेस्टाइन की ल्यूमन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि इंटेस्टाइन की ल्यूमन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसी तरह से NaCl का अमाउंट जो होता है NaCl वो हमारे इंटेस्टाइन की ल्यूमन में इंक्रीज होने लगता है। तो जो इंटेस्टाइन की ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, वाटर मूव्स पैसिवली इनटू द ल्यूमन। वाटर जो है वो ल्यूमन में पैसिवली फॉलो करता है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। अब क्योंकि इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई तो वाटर फॉलो करता है, इंटेस्टाइन की बॉबल ल्यूमन में आता है और मेंटेन ऑस्मोलैरिटी विच रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ आइसोटोनिक वाटरी फ्लूइड। जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर आइसोटोनिक वाटरी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि हमारा रीज़न है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया का। इसी वजह से कोलेरा में बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होती है, वाटरी डायरिया होती है। बहुत ही सडन, बहुत ही हाई वॉल्यूम में फ्लूइड का लॉस हो जाता है इसी वजह से। तो इंक्रीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसमें हम बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3 पॉइंट्स हैं हमारे। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, 75% केसेस में हम देखेंगे तो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हमें ऑब्जर्व होते हैं, और माइल्ड डायरिया और कोलेरा। 20% केसेस में माइल्ड डायरिया और कोलेरा होती है, पर 5% केसेस में ऑब्जर्व होती है सीवियर कोलेरा, जिसको कहते हैं सीवियर कोलेरा ग्रेविस। मतलब सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर कोलेरा ग्रेविस, तो सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर डायरिया, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। 5% केसेस में हमें ये ऑब्जर्व होगी, जिसमें हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसमें पेशेंट की सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं और ये बहुत ही फैटल है, सीवियर कोलेरा ग्रेविस। इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें तो इसका होता है 24 to 48 आवर्स। इसमें हमारी वाटरी डायरिया ऑब्जर्व होती है, और ये कैसी होती है, पेनफुल नहीं होती, पेनलेस होती है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन 75% केसेस में ऑब्जर्व होते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। 20% केसेस में हमें माइल्ड डायरिया और कॉलेरा ऑब्जर्व होती है, एंड 5% केसेस जो होते हैं उसमें ऑब्जर्व होता है सीवियर कॉलेरा ग्रेविस। इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ वाटरी डायरिया एंड विच इज हाईली वॉल्यूमिनस एसोसिएटेड विद हाई फ्लूइड वॉल्यूम लॉस। सीवियर कोलेरा ग्रेविस में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये होता है 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स का विब्रियो कॉलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और वाटरी डायरिया इसमें ऑब्जर्व होगी जो कि पेनलेस होती है। पेनलेस वाटरी डायरिया इसमें ऑब्जर्व होती है जो कि एंड नॉट एसोसिएटेड विद डब्ल्यूसी इंक्रीज। अगर हम सीबीसी करवा के देखेंगे तो हमारी जो डब्ल्यूसी काउंट होगी वो हमारी नॉर्मल होगी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डायरिया, NID। नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया भी कहते हैं, जिसमें कि पेनलेस होती है, पेन नहीं होगा, और WBC काउंट भी नॉर्मल शो होता है। सबसे ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो सिम्टम जो हमारा क्लिनिकल क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सिम्टम होता है राइस वाटर स्टूल, अगर ये करेक्टरिस्टिक है कॉलेरा की, वाटर विद म्यूकस फ्लेक्स, राइस वाटर टाइप ऑफ स्टूल हमें देखने को ऑब्जर्व होंगे, मतलब वाटर विद म्यूकस फ्लेक्स। और इसमें जो स्टूल होगा वो हमारा नॉन ब्लडी, ब्लड नहीं होगा, पस सेल्स नहीं होंगे, पस सेल्स नहीं होंगे इसमें, और ब्लड नहीं होगा। ऐसा ऐसा लगेगा जैसे कि वाटर इन मिर्जा इन विच द राइस हैज बीन वॉश्ड। हमने पानी लिया, उसमें चावल को धोया, और जो वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो पानी बचा वैस उस टाइप का स्टूल हमें ऑब्जर्व होगा। राइस वाटर टाइप ऑफ स्टूल इज ऑब्जर्व्ड इन विब्रियो क्वालिटी। एंड cholera is associated with vomiting. Vomiting will be present, but fever is usually absent. Muscle cramps will be observed due to electrolyte imbalance. हमें मसल क्रैम्प्स ऑब्जर्व होंगे क्योंकि फ्लूइड लॉस की वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, उनके इम्बेलेंस की वजह से मसल क्रैम्प्स विल बी ऑब्जर्व। लैब डायग्नोसिस, तो द लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा। इन लैब डायग्नोसिस हम जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वे तो वाटरी स्टूल लेते हैं, एंड रेक्टल सोयल हम इन केस ऑफ कैरियर्स, अगर कैरियर्स के केस में हम रेक्टल सोयल लेते हैं और वाटरी स्टूल लेते हैं। वाटरी स्टूल हम तब लेते हैं जब हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करी होती पेशेंट की, उससे पहले ये स्पेसिमेन लिया जाता है वाटरी स्टूल का, बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम वाटरी स्टूल का सैंपल। ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो अगर हमें इस स्पेसिमेन को किसी लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करना है, सो वी यूज ट्रांसपोर्ट मीडिया। टू टाइप्स ऑफ मीडिया आर यूज्ड, VR मीडिया एंड कैरी ब्लेयर मीडिया। वेंकटेश रमन मीडियम एंड कैरी ब्लेयर मीडियम। Carry Blair medium is also used in the transportation of Salmonella and Shigella। इन दो बैक्टीरिया के केस में भी हम इस ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज करते हैं, कैरी ब्लेयर मीडियम का। वेंकटेश रमेश मीडियम का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया में हमारा दो मीडियम होगा, VR मीडियम, वेंकटेश मीडियम एंड कैरी ब्लेयर मीडियम। कैरी ब्लेयर मीडियम इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ सैल्मोनेला एंड टिजेला। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या विजिबल होगा, ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिखेंगी विब्रियो कॉलेरा की, एंड इट विल अपीयर लाइक शॉर्ट कप कॉमा शेप। जैसा कि पीछे हमने जो फिगर देखी थी, जो डायग्राम देखा था, ये माइक्रोस्कोप से ऐसे ऑब्जर्व होंगे देखने में। फिश इन स्टीम अपीयरेंस, ग्राम नेगेटिव एंड शॉर्ट कम कॉमा शेप अपीयरेंस इनकी शो होगी। कल्चर मीडिया विच इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा। फर्स्ट वी यूज एनरिचमेंट ब्रॉथ, टू टाइप्स ऑफ ब्रॉथ, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर एंड मॉन्स्टर स्टोरोकोलेट टेलोराइट पेप्टोन वाटर। ये दो टाइप्स के हम एनरिचमेंट
ब्रॉथ लेते हैं एल्कलाइन पेप्टोन वाटर एंड मॉन्स्टर्स टोरोकोलेट टेलोराइट पेप्टोन वाटर। नाउ सिलेक्टिव मीडिया इज यूज। सिलेक्टिव कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं विब्रियो कॉलरी के केस में, इन केस ऑफ कॉलरा, बिकॉज दे कंसेंट सॉल्ट एंड आर एल्कलाइन। सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें होती है जो कि विब्रियो कॉलरी की ग्रोथ में हेल्प करती है, एंड अल्कलाइन पीएच होता है इस मीडिया का जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है विब्रियो कॉलरी की, क्योंकि विब्रियो कॉलरी जो है बहुत ही एसिड लेवाइल है। एसिड की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता। तो सिलेक्टिव मीडिया हम यूज़ करते हैं जिनमें कि सॉल्ट एंड अल्कलाइन पीएच होती है जिसकी। नाउ सिलेक्टिव मीडिया, 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्टिव मीडिया आर यूज। BSA बाइल्ड सॉल्ट अगर, अल्कलाइन बाइल्ड सॉल्ट अगर, will show wild drop translucent wild drop type of colonies। विब्रियो कॉलोनी क्या करेगा, जो बाइल्ड सॉल्ट अगर जो हम लेते हैं तो उसमें हमारी ट्रांसलूसेंट वाइल्ड ड्रॉप टाइप ऑफ कॉलोनीज हमें ऑब्जर्व होंगी। नाउ मॉन्स्टर्स GTT अगर, मॉन्स्टर्स जेलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेस टेलोराइट अगर। GTT का मतलब यहाँ पे क्या है, जेलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेस टेलोराइट। तो ये मॉन्स्टर्स GTT अगर ये भी अल्कलाइन होता है, इसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज। इसमें भी ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज हमें ऑब्जर्व होंगी जो कि विद अ ब्लैकिश सेंटर, ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर एंड अ टर्बिड हेलो, इनका टर्बिड हेलो। मॉन्स्टर्स GTT में क्या होगा, ट्रांसलूसेंट कॉलोनी, ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज ऑफ विब्रियो कॉलोनी विद ब्लैक सेंटर, ब्लैकिश सेंटर, सेंटर में ब्लैक कलर होगा, एंड अ टर्बिड हेलो, और साइड में ये पेरिफेरी में टर्बिडिटी शो करेगा। तो नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिव मीडिया है TCBS अगर, TCBS अगर थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट एंड सुक्रोज अगर। अब ये TCBS अगर, थर्ड मीडिया है TCBS अगर थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगर। ये इसमें क्या ऑब्जर्व होगा, येलो कॉलोनीज, विब्रियो कॉलोनी इसमें येलो कॉलोनीज शो करेगा, येलो कॉलोनीज। उसमें TCBS अगर में हमारा कॉलोनीज का कलर क्या होगा, येलो। एंड मॉन्स्टर्स जेलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेस टेलोराइट अगर, MGTT अगर में ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज विद अ ब्लैकिश सेंटर एंड अ टर्बिड हेलो विल बी ऑब्जर्व्ड। In case of wild salt agar, alkaline wild salt agar, we will see wild drop colonies will be observed. And fourth media is McConkey agar. आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस में हमारा पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वाई सब कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्ट्रिंग टेस्ट विल बी परफॉर्म, स्ट्रिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है C पॉइंट पे हमारा ये स्ट्रिंग टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ कॉलोनी ऑफ विब्रियो इज मिक्स्ड विद 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट, इसमें 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट में जब विब्रियो की कॉलोनी को हम मिक्स करते हैं, एंड नाउ वी विल स्टार्ट टू लिफ्ट दैट कॉलोनी विद अ लूप। इस लूप से हम इस कॉलोनी को लिफ्ट करने, जब करने की कोशिश करेंगे तो एक स्ट्रिंग फॉर्म होती हुई दिखेगी। ये देखिए इसमें स्ट्रिंग फॉर्म होती हुई दिख रही है, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। तो ये स्ट्रिंग टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड थर्ड इज हीमोडाइजेशन ऑन ब्लड शुगर, व्हेन अ विब्रियो कॉलोनी इज मिक्स्ड विद इज इनोकुलेटेड या इंक्यूबेटेड ऑन ब्लड अगर, तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हीमोडाइजेशन। ऐसा लगेगा ब्लड को डाइजेस्ट कर रही है ये कॉलोनी। इस ए फिगर में जैसा कि विजिबल हो रहा है, व्हेन अ विब्रियो कॉलोनी is placed on
blood agar and hemodiazation will be observed. Second image is of Vibrio cholerae in TCBS agar yellow colonies are formed. Now the treatment of cholera include first mild to moderate fluid loss. In case of mild to moderate fluid loss, ORS, oral rehydratant solution, means ORS therapy. ORS therapy is very important and first line of treatment is ORS therapy. माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूड के केस में ORS थेरेपी का यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ सीवियर केसेस में IV फ्लूइड्स लाइक रिंगर, लैक्टेड एंड नॉर्मल सलाइन आर यूज्ड. Once the normal hydration state is observed or the consciousness of a patient starts developing, जब हमारा पेशेंट कॉन्शियस होने लगे उसके बाद IV फ्लूइड्स को बंद करके हम ORS थेरेपी का यूज़ करते हैं सीवियर केसेस. इन थर्ड, now antibiotics can also be used in cholera, but they have minor role and may decrease the duration of disease and volume of fluid loss. Duration and volume of fluid loss and hastens clearing of organisms from stool and prevents the carrier stage. जो हमारा स्टूल होता है उसमें ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, बैक्टीरिया को किल करेंगी एंटीबायोटिक्स, तो कैरियर स्टेज को डेवलप होने से रोकेंगी. एंड ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लॉस को ये प्रिवेंट कर सकती है, एंटीबायोटिक प्रिवेंट करती है. Now which antibiotics can be used? Erythromycin or erythromycin can be used. These are the drug of choice in adults, children and pregnancy. Erythromycin and erythromycin, and doxycycline can also be used. So now topic cholera is covered. Now we will talk about some multiple choice questions based on the topic. Pathogenesis of first MCQ is pathogenesis of Vibrio cholerae involves which of the following secondary messenger? अब विब्रियो कॉलरी की पैथोजेनेसिस जो हमने देखी थी उसमें कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर ऑब्जर्व होता है, तो हमने विब्रियो कॉलरी की पैथोजेनेसिस देखी थी. तो यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो थी उसमें जो सेल मेम्ब्रेन थी वहाँ पे एक रिसेप्टर था GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर. इस पे हमारा कॉलरा का जो टॉक्सिन था जिसके दो पार्ट थे, फ्रेगमेंट ए एंड फ्रेगमेंट बी. फ्रेगमेंट बी हमारा इस रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर रहा था और इस बाइंडिंग की वजह से जो दूसरा फ्रेगमेंट हमारा कॉलरा टॉक्सिन का था, फ्रेगमेंट ए, वो हमारा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर इंटरनलाइज, फ्रेगमेंट ए इज इंटरनलाइज, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर पहुंच जा रहा था, जो कि क्या कॉज कर रहा था, बाद में जाके जी प्रोटीन में ADP का राइबोजाइलेशन कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP का अमाउंट बढ़ जा रहा था. सो यही हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक AMP. इस साइक्लिक AMP का अमाउंट इंक्रीज होने से हमारा जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है उसमें NaCl बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वाटर अकोमुलेट हो रहा था इंटेस्टाइन की वॉल्यूम में, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में, जिसकी की वजह से हमें प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया ऑब्जर्व होती है. इन केस ऑफ कोलोरा सडन एक्सप्लोसिव डायरिया ऑब्जर्व होती है. सो इन दिस केस द आंसर इज 2, साइक्लिक AMP. Now second MCQ, all of the following Vibrio species are halophilic except option is Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus, Vibrio alginolyticus and Vibrio vulnificus. So अगर हम देखें तो जो दो टाइप में विब्रियोस को बांटा गया है उसमें सबसे पहला टाइप है हेलोफिलिक विब्रियोस, दूसरा टाइप है नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस. So helophilic vibrios which cannot grow in the absence of soil and non-helophilic vibrios can grow in the absence of soil. हेलोफिलिक विब्रियोस का जो एग्जाम्पल है हमारा वो है विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस, विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस. तो ये हमारे जो तीन है ये हमारे एग्जाम्पल है हेलोफिलिक विब्रियोस के. हेलोफिलिक विब्रियोस पे जो विब्रियो कॉलरा है ये हमारा नॉन हेलोफिलिक है, मतलब ये बिना सॉल्ट के सरवाइव कर जाता है. सो द आंसर इज विब्रियो कॉलरा. नाउ द थर्ड MCQ is selective media for Vibrio cholerae is. Now
In lab diagnosis, we have talked about the selective media which are used for the Vibrio cholerae. The options are TCBS agar, mannitol salt agar, Robertson cooked meat medium, modified Thayer Martin medium. अब इसमें जैसा कि हमने देखा था TCBS अगर, थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगर, जिसमें हमारी विब्रियो कॉलरा की येलो कॉलोनीज ऑब्जर्व हो रही थी. तो द आंसर इज TCBS अगर, फर्स्ट ऑप्शन. Now the fourth MCQ is persons with blood group are at greater risk of severe cholera. अब कुछ पर्सन्स में ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो कि कोलेरा के लिए उनकी रिस्क ज़्यादा होती है, जे आर हाईली प्रोन टू कोलेरा. ऐसा ब्लड ग्रुप पूछा गया है कि उन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप जो कि ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ऑफ डेवलपिंग सीवियर कोलेरा. तो अगर हम देखें ऑप्शंस ए बी ए एंड ओ, तो पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप ओ are at greater risk of severe cholera. Answer is O. And the persons with blood group AB, which is option first, are at least risk of having cholera, developing cholera disease. The persons with blood group O are at greater risk of severe cholera, and the persons with blood group AB are on the least risk. So fifth MCQ is which of the following media is used for transport of stool samples in suspected cholera cases? तो नाउ कौन सा मीडियम हमारा ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज होता है इन सस्पेक्टिव कोलेरा केसेस में? जो हम दो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, वाटरी स्टूल और रेक्टल स्वेब. ये रेक्टल स्वेब यूज होता है इन केस ऑफ कैरियर्स में. अगर हम देखना है कैरियर एसिम्टोमेटिक केसेस जो होते हैं उसमें अगर हम देखना होता है कि कोलेरा डिजीज है क्या, तो रेक्टल स्वेब लेते हैं, फिर हम लैब डायग्नोसिस करते हैं. वाटरी स्टूल हम सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, तो इसको अगर लेबोरेटरी हमारी दूर है तो इसको एज ए ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, जिससे कि रास्ते में ये प्रिजर्व रहे. तो उस केस में हम जो मीडियम यूज़ करते हैं, वो हमारे जो मीडियम है वो है VR मीडिया एंड कैरी ब्लेयर मीडिया. वेंकट रमन medium and Carey Blair medium. So option second is correct in fifth. Now the sixth MCQ is all of the following are true about cholera except first option is causes rice water stools. It is a gram positive comma shaped bacteria. It requires TCBS media for culture, or it causes massive fluid loss. So which of the following are true about cholera except, मतलब all of the following are true about cholera except. So in first, it causes rice water stool. It is correct. Rice water type of diarrhea is observed in case of cholera. It is gram positive or comma shaped bacteria. Now Vibrio cholera is comma shaped, but it is not gram positive. It is gram negative bacteria. Third option, it requires TCBS media for culture. This option is right. This selective media, TCBS media, is used for its culture. Now for this causes massive fluid loss. In case of cholera, massive fluid loss भी observe होता है. So it causes rice water stool type of diarrhea. Selective media, TCBS media, is used for its culture, and it causes massive fluid loss. But the Vibrio cholerae is gram negative. So option 2 is correct in this case. Question number 7 is what is the characteristic mortality of Vibrio cholerae? So option number 1 tumbling, second darting, थर्ड इज ग्लाइडिंग एंड फोर्थ इज कॉक्सक्रू. अब इसमें देखा गया कि विब्रियो कॉलरा जो है वो कैसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक मोर्टेलिटी शो करता है. तो पैथोजेनेसिस में जो हमने देखा, जब इंटेस्टाइन की म्यूकस लेयर को जब पेनिट्रेट करता है तो इसकी जो मोर्टेलिटी होती है बहुत ही हाई होती है, हाई एक्टिव मोर्टेलिटी. तो इस मोर्टेलिटी को क्या बोलते हैं? डार्टिंग टाइप ऑफ मोर्टेलिटी. तो कैरेक्टरिस्टिक मोर्टेलिटी ऑफ विब्रियो कॉलरी इज डार्टिंग टाइप.
Second option is correct in this. Darting. Question number 8. What is the incorrect about Vibrio cholerae? Which is incorrect about Vibrio cholerae? First option, these are gram-negative bacilli. Vibrio cholerae are gram-negative. This option is correct. Gram-negative bacilli तो होते हैं. Second option, can grow without salt. Now, Vibrio cholerae comes under non-halophilic vibrios. Non-halophilic मतलब they can grow without salt. तो जो विब्रियो कॉलरी हमारे होते हैं, विब्रियो कॉलरी, वो दी कम्स अंडर नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस. दो टाइप के होते हैं, हेलोफिलिक और एक तो होते हैं हमारे नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस, दूसरे होते हैं हेलोफिलिक विब्रियोस. नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस जो होते हैं, दे कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट. ये सॉल्ट के बिना सरवाइव कर जाते हैं. लेस देन 6 up to 6% concentration, but they cannot survive at higher salt concentration 7 to 10%. नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस हमारे अप टू 6% सॉल्ट कंसंट्रेशन तक सर्वाइव एंड ग्रो कर जाते हैं. सेकेंड है हेलोफिलिक विब्रियोस. हेलोफिलिक विब्रियोस के जो एग्जाम्पल है वो है विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस. ये तीन विब्रियो स्पीसीज जो हमारी होती है वो होती है हेलोफिलिक. मतलब दे कैन ग्रो दे कैन, हाँ. विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस, दे कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के बिना ये ग्रो नहीं कर सकते. विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस. Higher concentration of salt is required in these three cases. more than 6. Higher salt concentration of 7 to 10% is needed for their growth and survival. These three species, Vibrio parahemolyticus, Vibrio alginoliticus and Vibrio vulnificus, comes under halophilic vibrios, and Vibrio cholera is non-halophilic type of vibrios. So second option is also right, can grow without salt, because Vibrio cholera is non-halophilic. थर्ड ऑप्शन, कॉलरा टॉक्सिन इज हीट लेवाइल. जो हमारा कॉलरा का टॉक्सिन होता है सीटी, वो एक तो एसिड लेवाइल होता है, एसिड की प्रेजेंस में वो. तो थर्ड ऑप्शन इज कॉलरा टॉक्सिन इज हीट लेवाइल. तो हमारा कॉलरा का टॉक्सिन है वो एक तो हीट लेवाइल होता ही है एंड एसिड लेवाइल. हीट की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में ये ग्रो एंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा. थर्ड ऑप्शन इज कॉलरा टॉक्सिन इज हीट लेवाइल. अभी हमारा जो कॉलरा का टॉक्सिन है वो हीट लेवाइल होता है. मतलब विब्रियो कॉलरी विल बी किल्ड within 30 minutes of heating किस टेम्परेचर at 56 degree temperature, and few seconds it is destroyed it is destroyed at few seconds और a few seconds. by boiling for a few seconds. हाँ, ये बात नहीं है. तो कॉलरा का टॉक्सिन जो है वो हमारा हीट लेवाइल होगा. 30 मिनट्स की हीटिंग अगर इसको करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे तो ये किल हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड फ्यू सेकंड्स की बॉइलिंग पे ये किल हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज causes rice water stool type of diarrhea. So in case of Vibrio cholera, it causes rice water stool type of diarrhea. The stool will be associated with water
with mucus flakes. So they will appear like rice water type. The fourth option is also correct. Now fifth option is produces yellow colonies in TCBS agar. Now TCBS agar is used as a selective media in Vibrio cholerae. It is thiosulfate citrate and bile salt sucrose agar. TCBS agar is used as a selective media in case of Vibrio cholerae. The fifth option is also correct. Now sixth option is string test with sodium deoxycholate is positive. So when a Vibrio colony is mixed with 0.5% sodium deoxycholate and when tried to lift it with a loop, then it will form string. ये string form कर लेती है. So it will show string test positive. तो सिक्स्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है इसमें. और सेवेंथ ऑप्शन इज प्रोड्यूसेस हीमोडाइजेशन विद ब्लड अगर. जब ब्लड अगर मीडिया को हम यूज करते हैं द विब्रियो कॉलोनी विल शो हीमोडाइजेशन. नाउ इन दिस फिगर ए showing hemodiazation on blood agar. The seventh option is also correct. Now option 8 can tolerate salt concentration more than 6%. So as we know, Vibrio cholera is non-halophilic type of Vibrio, which cannot grow at higher salt concentration of 7 to 10%. So eighth option is incorrect. It cannot tolerate salt concentration greater than 6% because it is non-halophilic Vibrio. It can tolerate only salt concentration up to 6%. So option number 8 is correct in this MCQ. So question number 9 is Kerry-Blair medium is used as transport media for Salmonella, Shigella, Vibrio cholera and all of these. So as we have studied, Kerry-Blair medium is used as a transport media in Vibrio cholerae, and the Kerry-Blair medium is also used as a transport media in case of Salmonella and Shigella. So answer is all of these. Question number 10 is characteristic feature of the cholera toxin mechanism is first inactivation of GI protein, activation of adenylate cyclase, third inhibition of protein synthesis, fourth activation of phospholipase C. So as we have observed in pathogenesis of cholera toxin, that cholera toxin is composed of two parts fragment B and fragment A. Fragment B is the binding fragment which binds to GM1 ganglioside receptor on intestinal epithelium. Fragment B binds to ganglioside receptor of intestinal epithelium and fragment A is internalized. अब भी है fragment A will cause ADP ribosylation of G protein. Which in turn is called increase in cyclic EMP. So in this question, the characteristic feature of cholera toxin mechanism will be activation of adenylate cyclase. So option number 2, activation of adenylate cyclase is correct. So now clinical question. A 23-year-old boy presented to the emergency with painless watery diarrhea,
and rice water appearance with normal WBC count. So, what is the probable diagnosis and causative agent? 23-year-old बॉय इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है विद पेनलेस वॉटी डायरिया. जो वॉटी डायरिया है वो पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस है, एंड राइस वाटर अपीरियंस है, एंड नॉर्मल WBC काउंट ऑब्जर्व हो रहा है. नॉर्मल WBC काउंट जो है वो नॉर्मल है. तो इन दिस क्वेश्चन राइस वाटर अपीरियंस एंड पेनलेस वॉटी डायरिया हमें ऑब्जर्व होती है इन केस ऑफ कॉलेरा. कॉलेरा में जो हमारी डायरिया होती है वो होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डायरिया. नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डायरिया में क्या होता है, इसमें पेन नहीं होता, ये पेनलेस होती है. एंड इन केस ऑफ कॉलेरा राइस वाटर टाइप ऑफ स्टूल आर ऑब्जर्व. So, what is the probable diagnosis? Probable diagnosis is cholera, and the causative agent is Vibrio cholerae. The second clinical question: a 4-year-old boy developed severe watery diarrhea and vomiting. Stool collected has a rice water type appearance. It was sent for bacteriological analysis. So now, what is the probable diagnosis for this condition? So again, the probable diagnosis in this condition is cholera. As a symptom, we can see rice water type of appearance, vomiting, and severe watery diarrhea, which are the characteristic symptoms of cholera. This is all about cholera, and thanks for watching and keep on watching. If you like the content, then like the video and subscribe the channel.